गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम एक क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रश्न आया कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक मानव का पाचन तंत्र होता है, उसका चित्र बनाना है और उसके नाम अंकित करने हैं, है ना। जैसा मैंने ये डायग्राम बनाया उसी तरीके से। तो ये बनाना बहुत सिंपल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे अगर अभ्यास करें तो सीख जाते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मानव पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। अंगों के नाम लिखो, है ना। आंसर आपके सामने लिखे हुए पड़े हैं, देख लीजिए कि मानव पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहते हैं, है ना। प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न और भी आ सकते हैं कि रसायन फैक्ट्री, हाँ, शरीर की रसायन फैक्ट्री किसे कहते हैं, है ना। फिर प्रश्न आ सकता है कि अग्नाशय से स्त्रावित रस कौन कौन से। तो इस प्रकार से कई छोटे बड़े क्वेश्चंस निकलते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। देखो, ध्यान से सुनना, समझना, इसको बाद में पढ़ लेना, पहले यहाँ फोकस कीजिए कि ये मैंने एक मानव का पाचन तंत्र बनाया है। यहाँ मैंने पहली बात लिखी है कि मानव में पाचन का कार्य आहार नाल में होता है, यानी ये आहार नाल, यहाँ मुख गुहा कहते हैं इसको, मुख गुहा। इस मुख गुहा से पाचन कार्य शुरू होता है। मुख गुहा का मतलब होता है मुंह, और मुंह के अंदर हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। मुख के अंदर एक तो जीभ देखने को मिलती है, एक दांत देखने को मिलते हैं, है ना। और जीभ, दांत, और इस जीभ से हार्मोन्स कह सकते हैं या एंजाइम स्त्रावित होते हैं, जो लार जीभ में बनती है, लार। और इस लार से जो दो एंजाइम निर्माण होता है, दो एंजाइम बनते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम, है ना। जो टाइलिन हार्मोन जो एंजाइम होता है वो मंड को शर्करा में बदलता है। और दांत का मैंने आपको सूत्र बताया था, ICPM, है ना, इंसीजर। और नाम भी आपको बताए थे, और इसका सूत्र होता है मानव दंत का सूत्र 2-1-2-3, बताया था ना आपको, है ना। तो इस प्रकार से ये जो दांत होते हैं, दांत का पूरा मैंने एक वीडियो बनाकर अलग से डाला था कि मानव के दांत किस प्रकार के होते हैं, क्या कार्य करते हैं, है ना। तो दांत क्या करते हैं, जब भी हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करते हैं। और जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में कटता है तो उस भोजन के साथ लार मिल जाती है, लार। और उस लार में पाया जाता है लाला रस। क्या पाया जाता है? लाला रस। छोटी कक्षा में लाला रस लिखा हुआ है, लेकिन 10th क्लास में इसके दो एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, है ना। तो लाला रस में दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। तो ये टाइलिन जो एंजाइम्स होता है ना, ये तो मंड को शर्करा मतलब शुगर में बदलने का कार्य करता है। यानी जो हम खाना खाते हैं उसका मंड बन जाता है और उसको शर्करा में यानी ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। और ये जो लाइसोजाइम होता है वो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, यानी उस भोजन के अंदर जो भी हानिकारक जीवाणु होंगे उनको नष्ट करने का कार्य कौन करेगा? लाइसोजाइम। आपसे यहाँ छोटे से प्रश्न बन सकते हैं कि लार में पाए जाने वाले दो एंजाइम्स के नाम लिखिए, तो नाम लिखने हैं आपको टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है। अगर आप पूछे कि टाइलिन का क्या कार्य है, तो देखो मैंने लिखा है मंड को शर्करा में बदलता है, यानी मंड, जो टाइलिन होता है वो मंड को शर्करा में बदलता है। फिर आता है लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम होता है वो भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, मार देता है।
अब यहां से जब भोजन होता है, देखो ये दोनों श्वास नली और आहार नाल ये दोनों एक ही जगह से जुड़े होते हैं, है ना। यहां पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं इसको, है ना, हलक कहते हैं, हलक। अपन मुंह खोलते हैं हाँ, तो मुंह के अंदर एक भाग दिखता है जो लटकता रहता है, और वो भाग होता है ना, वो ही यहाँ ट्रैफिक पुलिसमैन का कार्य करता है कि जब भोजन जाता है तो ये इसके इधर बंद कर देता है इस श्वास नली को, तो फिर भोजन इस ग्रसनी से, इसको ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। अब भोजन ग्रसनी से होता हुआ सीधा भोजन आता है आमाशय में। यहां से भोजन रवाना हुआ और ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं आमाशय। और याद रखना कि आमाशय के अंदर, आमाशय में, यहां मैं कुछ बातें लिख रहा हूं जो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी है। आमाशय में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और दूसरी बात, इस आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे पड़ा रहता है। इस आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे पड़ा रहता है। जब हम खाते हैं वो यहाँ स्टोर होता है और इसी को ही हम पेट कहते हैं। मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है, ये एक्चुअल में नीचे आता है ना। यहाँ तो अपने फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ये जो दबा हुआ भाग होता है, पतला भाग, जिसको हम अंदर बाहर करते हैं, सांस लेते हैं, तो यहाँ पर होता है ये आमाशय। तो यहाँ पे 3-4 घंटे पड़ा रहता है भोजन। और ये भोजन यहाँ पे भी होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो पाचन होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो भोजन आया इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करता है। इसमें से, इस आमाशय में से रस स्त्रावित होते हैं। आमाशय में से स्त्रावित रस या एंजाइम्स कहते हैं जिसको, तो कौन कौन से, एक तो जठर रस स्त्रावित होता है, एक HCl होता है, एक पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और लाइपेज होता है ना। ये 5 रस है जो यहाँ पर इस भोजन के साथ मिल जाते हैं। और याद रखने वाली बात है कि भोजन आमाशय में आया, ये वाला जो भाग है इसको यकृत कहते हैं, जिसको लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं, है ना। यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं, लीवर कहते हैं। इस यकृत में एक काला भाग आपको दिख रहा होगा, ये पित्त है, पित्त, है ना, पित्ताशय। जो ज्यादा शराब का सेवन करते हैं तो उनका पित्ताशय खराब हो जाता है ना। पित्ताशय जो लीवर होता है उसमें एसिड ज्यादा बन जाना शुरू हो जाता है और लीवर डैमेज हो जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पित्ताशय में पित्त रस का निर्माण होता है। पित्ताशय में पित्त रस का निर्माण होता है। ये जो पित्त रस होता है ना, ये यही बनता है। दूसरी बात, इस अग्नाशय और यकृत में, यकृत तथा अग्नाशय में भोजन नहीं जाता है। ये याद रखने की बात है कि ये जो अंग है ना, इनमें भोजन नहीं जाता है। किस किस में? एक तो यकृत में ये वाला, और एक ये अग्नाशय, इन दोनों में भोजन नहीं जाता है। यहां से सिर्फ क्या होता है, यहां से कुछ रसायन होते हैं, जैसे अग्नाशय से स्त्रावित रस है, एंजाइम्स है, वो क्षारीय द्रव है, एमाइलेज है, माल्टेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है ना। 10th क्लास में सिर्फ इतना ही है तो मैं इतना ही बता रहा हूं। तो ये जो क्षारीय द्रव है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, माइलेज है, लाइपेज है, ये रस इस भोजन के साथ मिल जाते हैं। ये नली दोनों ऐसे आपस में जुड़ी हुई है और यहां से इसके अंदर ये रस मिलते रहते हैं। ये भोजन आमाशय के बाद बढ़ता देखो यहां पर आता है, इस बड़ी आंत में नहीं जाता है ना। इसको, ये जो बड़ी सी आंत दिख रही है ना, इसको बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत। और ये जो अंदर वाला भाग है इसको छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत। और मैंने आपको यहां पर लिख के भी शायद दिया है कि जो छोटी आंत होती है वो मानव में 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। देखो ये वाली जो छोटी आंत है ना, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है ना। और जो बड़ी आंत होती है, ये वाली जो यहां से ब्लैक कलर से मैंने जो की है, ये वाली, इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 3 मीटर होती है।
है ना। छोटे बच्चे होंगे तो 2 मीटर और बड़े वयस्क हो जाते हैं तो 3 मीटर, है ना। तो छोटी आंत की लंबाई मैंने आपको बता दी कि 6 से 7 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 2 से 3 मीटर। और ये जो अग्नाशय है ना, इसके बारे में आप जानते होंगे कि अग्नाशय से हार्मोन्स भी स्त्रावित होते हैं और एंजाइम्स भी स्त्रावित होते हैं, है ना। लेकिन जो यकृत है इसको शरीर की रसायन फैक्ट्री कहते हैं। यकृत को शरीर की रसायन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा रस निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे भोजन के साथ मिल जाते हैं। और इस यकृत का जो वजन होता है वो याद रखना 1.5 से 2 किलो तक का होता है। ये जो यकृत होता है ना, जिगर जिसको कहते हैं, लिवर कहते हैं, वो 1.5 किलो से 2 किलो तक का वजन का होता है, बराबर। अब ये जो रस इसके साथ मिल जाते हैं, यहां से ये मिला हुआ है, ये भाग सीधा इससे कनेक्ट है, किससे? छोटी आंत से। यहां आ गई छोटी आंत, और छोटी आंत एक तरीके से ये मानो कि बहुत सारे जो धागे होते हैं ना, उन धागों को अगर हम एक साथ गुच्छा कर दें, है ना, मारवाड़ी में कहें गोसड़ो, अगर हम उनका गुच्छा बना दें तो इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है। और इसके अंदर भोजन होता है ना, वो भोजन इसके अंदर कटता रहता है, कटता रहता है, कटता रहता है। और ये जो छोटी आंत है यही कार्य करती है। याद रखना एक चीज और मैं आपको लिखवा रहा हूं कि शाकाहारी प्राणियों में, शाकाहारी जो प्राणी होते हैं में बड़ी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, कि लंबाई अधिक होती है। क्यों? जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनमें जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई अधिक होती है। तो इसका उल्टा कर देते हैं, क्योंकि इनको सेल्यूलोज का पाचन करना पड़ता है। सेल्यूलोज मतलब घास का, है ना। सेल्यूलोज के पाचन में कौन सी आंत सहायक है? तो याद रखना बड़ी आंत। और इसी प्रकार से अगर हम मांसाहारी जानवर की बात करें, मांसाहारी प्राणियों में छोटी आंत बड़ी होती है, कि लंबाई अधिक होती है। यानी कि जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसमें ये जो छोटी आंत होती है ना, ये बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उनको मांस का पाचन करना पड़ता है और मांस का पाचन ये छोटी आंत करेगी। यहां से जितने भी इस भोजन में पोषक तत्व है, अच्छा यकृत होता है ना, यकृत वसा के पाचन में सहायक है, यकृत वसा के पाचन में सहायक है। यानी यकृत से जो रस स्त्रावित होते हैं वो फैट का पाचन करते हैं, है ना। तो कौन सा, यहां जो यकृत होता है, इस यकृत से जो रस निकलते हैं, है ना, अग्नाशय से एक रस और निकलता है जिसको इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन वो शुगर को यानी डायबिटीज को नियंत्रित करता है। इसके बारे में मैंने हार्मोन्स वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, आप उस वीडियो को जाके देख लो। तो यकृत वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। वसा का पाचन कौन करवाता है? यकृत करवाता है। और ये जो छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत जो हमारे पेट के, अपने नहीं कहते वो पैसोटी तली, तो पैसोटी बस सब वो इधर ही होती है छोटी आंत में, है ना। वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये जो छोटी आंत होती है, ये जितने भी पाचक भोजन, पूरा भोजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। मानव में भोजन का क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज को जलाने में काम आती है, ऑक्सीकरण होता है। तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है किसमें? हमारे सभी प्राणियों में। यानी ऑक्सीजन गैस मिलती है साथ में, और ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में कटता रहता है। और यहां से जितने भी पोषक तत्व है ये छोटी आंत ग्रहण कर लेती है, और छोटी आंत शरीर के दूसरे भागों को ये पहुंचा देती है। अब इसके बाद ये छोटी आंत इससे यहां कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है, किससे? बड़ी आंत से। और बड़ी आंत में ये वाला जो भाग है, इसको अपन अपने मारवाड़ी में कहें तो इसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों के होती है समस्या होती है जो परेशान करता है, ये शाकाहारी प्राणियों में ज्यादा होती है। वैसे तो हमारे शरीर में इसका यूज नहीं है। 2 मिनट, हाँ।
तो इसको बेटा अपेंडिक्स कहते हैं, इसका नाम अपेंडिक्स है इंग्लिश में। तो ये जो अपेंडिक्स होती है ना, ये शाकाहारी प्राणियों के तो लिए मददगार है क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होती है। तो अपेंडिक्स सहायक जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनमें तो हेल्पफुल होती है, लेकिन अपने शरीर में इसका कोई यूज नहीं। हाँ, इसमें कभी सूजन आ जाती है तो ये लोगों को परेशान करती है, फिर इसका ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ता है। ये इसके कोने पे कुंडली नुमा ऐसी ऐसी होती है, इस आकार में अपेंडिक्स कहते हैं। और अब ये जो अपशिष्ट भोजन है, जो खराब भोजन है, वो बड़ी आंत में आता है। तो बड़ी आंत क्या करती है, याद रखना, जल का अवशोषण करती है। सबसे ज्यादा इस भोजन में जो जल बच गया उसका अवशोषण कौन करेगा, बड़ी आंत करेगी। और बड़ी आंत इसमें से जो भी जल है, उस भोजन में बचा हुआ जो जल है उसको ले लेगी, और फिर वो जो भोजन है वो चलते 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 यहां पर आता है, और इसको कहते हैं मलाशय। मलाशय, मलाशय वो भाग होता है जहां पर ये अपशिष्ट भोजन लैट्रिन इकट्ठा होता रहता है, और फिर मलाशय से ये भोजन मलद्वार के द्वारा, मलद्वार है ना हमारे बैक साइड में होता है, पीछे की साइड में, तो उस मलद्वार से हम उस गंदे भोजन को, अपशिष्ट पदार्थ को समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कई चीजें हमें यहाँ सीखने को मिली। देखो एक बार मैं पूरा डिटेल से बता देता हूं कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। मानव पाचन तंत्र के अंगों के नाम आ सकते हैं। अग्नाशय से स्त्रावित होने वाले रसों के नाम लिखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है ना। आमाशय से स्त्रावित होने वाले रसों के नाम लिखिए। देखो मैंने सब चीजें आपको लिख कर दे दी है। लार से स्त्रावित होने वाले 2 एंजाइम्स के नाम लिख लिए। प्रश्न छोटे छोटे भी बन सकते हैं कि जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, है ना। और पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में, है ना। वसा का पाचन कौन करता है, यकृत करवाता है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। आमाशय में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में कटता रहता है ना। और बड़ी आंत और छोटी आंत के बारे में मैंने सारा आपको डिटेल से बता दिया। ये बहुत ही एक छोटा सा एक वीडियो बना है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। दूसरी बात आती है कि हमारे जो ये मानव पाचन तंत्र है, इसके अंदर पीएच मान होते हैं। जैसे कि लार का पीएच मान आपको याद रखना है, प्रश्न आ सकता है कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं 7, है ना। हमारे जठर रस है ना, जठर रस कहां से, आमाशय से निकलते हैं, और आमाशय में जो जठर रस पाया जाता है उसका पीएच मान होता है 2। फिर अग्नाशय जो रस होता है उसका पीएच मान होता है 8, और पित्तरस जो पित्ताशय में निकलता है उसका होता है 8.3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। इसमें से एक एक नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक तरफ हो जाता हूं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मानव पाचन तंत्र कार्य करता है, और इससे जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो प्रश्न बन सकते हैं, वो सारा मैंने आपको समझा दिया। इंसुलिन का स्त्रावण अग्नाशय में होता है, जो शर्करा को, शुगर को नियंत्रित करता है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो जाता है जिसको हम शुगर कहते हैं, तो उसका नियंत्रण, कंट्रोलेशन कौन करता है, अग्नाशय। इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगते हैं लोगों को, है ना। तो या अपने शरीर की रसायन फैक्ट्री किसे कहते हैं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।